देखिए पहला प्रश्न आपका, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। ध्यान रखिए, मुखिया का चुनाव लड़ना है, ठीक है। मुखिया का चुनाव लड़ना है, उप मुखिया आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सरपंच का चुनाव लड़ना है, सरपंच का अगर किसी को चुनाव लड़ना है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, वार्ड का चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछ लिया गया है तो न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछे मतदान करने की आयु, तो पहले कितना था, 21 वर्ष था, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इस मतदान करने की आयु जो 21 वर्ष रखा गया था, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। यानी कि वर्तमान में मतदान करने की न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सदस्य बनने के लिए पंचायत का जो सदस्य बनते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या बी 21 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे लोकसभा या विधानसभा यानी कि जो संसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं, तो इसके लिए न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछे तो 25 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा आप लोग जानते हैं और विधान परिषद, इसके लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है बस 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, इनके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है 30 में 5 जोड़िएगा तो 35 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, और एक प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं उसी में से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसी में से कोई एक बनता है, तो 25 वर्ष इसके लिए है। और प्रधानमंत्री के लिए कितना, लोकसभा यानी कि लोकसभा के लिए भी कितना है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 25 वर्ष, लोकसभा के ही निर्वाचित सदस्य में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा यह ट्यूलिप जो गार्डन है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर से और भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, ठीक है ना। यहीं पर अगर आप लोग से पूछा जाए कि डल झील कहाँ है, ठीक है, डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। वुल्लर झील अगर आपसे पूछे वुल्लर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। शेषनाग झील अगर आपसे पूछे शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील अगर आपसे पूछे तो यह भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ फेस्टिवल जो प्रमुख है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जैसे कंचोप अगर आपसे पूछे कंचोप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। हेराब फेस्टिवल अगर आपसे पूछे हेराब कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर मेला नहीं, पुष्कर फेस्टिवल अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा यह भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। लेवेंडर फेस्टिवल अगर आपसे पूछे यह भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक और भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे दाची दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, दाची ग्राम नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर आप सभी लोग बता दीजिएगा। सलीम अली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। रऊफ अगर आपसे पूछे यह भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो इतना बात आप लोग जम्मू कश्मीर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 लगाए हैं, WTO बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पहले WTO का नाम क्या था, तो गेट के नाम से यह प्रसिद्ध था, ठीक है, गेट के नाम से यह प्रसिद्ध था। WTO की स्थापना अगर आपसे पूछे ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा WTO का वर्तमान जो यानी कि अध्यक्ष है
कौन है? तो ध्यान रखिएगा नागोजी, नाम हम लिख देते हैं, नागोजी ओंकोजोवा, यानी कि ओंको जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नागोजी ओंकोजी वर्तमान में WTO के क्या हैं? तो अध्यक्ष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा, यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जेनेवा जेनेवा में और भी संगठन का मुख्यालय है, जैसे आपसे पूछ ले WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। गेट का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा, जेनेवा में ही है, ठीक है। ILO इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा, जेनेवा में ही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर WHO की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 7 अप्रैल 1948, आप लोग ध्यान रखिएगा। ILO का यानी कि स्थापना पूछे तो 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इतना महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न से संबंधित है, ध्यान रखिएगा या लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 2011 की जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी यानी कि पुंजों को मेगा सिटी के तौर पर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 मिलियन से अधिक आबादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। देखिए यह स्वतंत्रता के बाद सदस्यों की संख्या पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए थे? 389, यानी कि 389। इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक था निर्वाचित, ठीक है, एक निर्वाचित सदस्य, एक मनोनीत सदस्य, ठीक है। जिसमें अगर बात किया जाए निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो 296, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या 93, यानी कि राजा महाराजा, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य थे यह 2 तरह से निर्वाचित होकर के आए थे। एक प्रांत से आए थे, ठीक है, और एक यानी कि चीफ कमिश्नरी। कई गो था उस समय? 4 गो था। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। 4 कमिश्नरी था उस समय, चीफ कमिश्नरी। प्रांतों से जीत करके जो आए थे ना, यानी कि 292 आए थे। कितने आए थे? 292 आए थे। और ध्यान रखिएगा, कमिश्नरी से जो निर्वाचित सदस्य हुए थे 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे, ठीक है। इतना डाटा आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए, आगे हम बताते हैं, ठीक है। देखिए जो निर्वाचित सदस्य जो थे 296, इसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा 208 जो सदस्य थे कांग्रेस ने जीता था, यानी कि 208 सीट किसने जीता था? कांग्रेस। और 73 सीट किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मुस्लिम लीग ने जीता था। जब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 और ये 8, ठीक है, और ये 2, यानी कि 281 निर्वाचित होकर के आए थे, ठीक है। बाकी कितना बच गया? 15 सदस्य बच गए। कितने सदस्य बच गए? 15 सदस्य बच गए। तो 15 सदस्य में से अदर लोग आए थे। कौन आए थे? अदर लोग आए थे। इतना बात आप सभी लोग समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं। और 389 जो सदस्य थे, इसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा महिला सदस्यों की संख्या कितना था? तो 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुए थे, ठीक है। इतना डाटा आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जो 389 सदस्य थे, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 90 सदस्य क्या हो गए? पाकिस्तान चले गए। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 992, यानी कि 299 सदस्य भारत में बच गए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफी डीप में जाकर के हम समझा रहे हैं, वीडियो काफी लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास छोड़िएगा मत। चलिए 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो शहर है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, एजेंडा 21 डैश डैश में अनुशंसित प्रतिक्रियाओं का एक समूह है। ध्यान रखिएगा इसका संबंध हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन से।
और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी कि रियो शिखर सम्मेलन 1992, ठीक है, ब्राजील में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और ध्यान रखिएगा सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो 1992 में 5 जोड़िएगा तो 1997 आ जाएगा। और यह कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जब आप लोग 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 2002 में थर्ड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विक्रम सेठ का पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय किनकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। गोल्डन गेट पूछा जाता है, गोल्डन गेट पुस्तक किसने लिखा है? गोल्डन गेट, तो ध्यान रखिएगा विक्रम सेठ, ठीक है। मनमोहन सिंह का एक चर्चित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा मनमोहन सिंह का, ठीक है। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित जो पहाड़ी है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पालकोंडा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? यानी कि तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अनाईमुड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा 2695 मीटर की है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर पूछे नीलगिरी की पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार अनेक राज्यों में है और इसका प्रमुख राज्य आप सभी लोग ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी यानी कि दो बेटा यानी कि दोदा बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा है। कितना है? डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 2632 मीटर है, ठीक है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ऊंचाई में। तो दोडा बेटा किसका है? नीलगिरी का है, ठीक है। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसी ताशकंद समझौते में शामिल हुए थे और भारत से बाहर कार्यकाल के दौरान ही विदेशों में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1920 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी बंगाल की खाड़ी में, कभी अरब सागर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ अपना जल गिराती है? तो अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण नदी का नाम बताता हूं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है और बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिएगा तो इधर क्या है? अरब सागर है, क्या है? अरब है, अरब सागर इधर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए अरब सागर में जल गिराने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, ध्यान रखिएगा। अरब सागर में अगर आपसे पूछे तो साबरमती, साबरमती नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में गिराती है। माही नदी आपसे पूछे, नर्मदा नदी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है,
ताप्ती नदी अगर आपसे पूछे कि जल कहाँ गिराती है तो अरब सागर में गिराती है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि मांडवी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, यानी कि अरब सागर में गिराती है। मीठी नदी आप लोग ध्यान रखिएगा अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, शरावती नदी ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, पेरियार पूछे, पेरियार कहाँ है, केरल, आप लोग ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। पुम्बा नदी अगर आपसे पूछे, पुम्बा नदी निम्नलिखित में से किस सागर में जल गिराती है, तो अरब सागर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर आप से पूछे बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे प्रमुख नदी ध्यान रखिएगा गंगा नदी गिराती है जल अपना, हुगली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी पूछे, महानदी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी अगर आपसे पूछे तो कावेरी नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैतरणी पूछे, ब्रह्मणी नदी पूछे, ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदी है। जितना भी हम नदी बताए हैं इन नदी का क्रम जो है ना ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा यानी कि वॉलीबॉल हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का आपसे पूछे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि हॉकी हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल हो जाएगा फुटबॉल आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, देखिए श्रीलंका पूछा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 1983 में भारत के क्रिकेटर विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे। देखिए भारत जो है ना 1983 में अपना प्रथम विश्व कप जीता था, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1975 से हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि क्रिकेट विश्व कप। ठीक है ना, और 1983 में भारत जीता। उस समय भारत के कप्तान जो थे ना ध्यान रखिएगा कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रथम बार कौन जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, यानी कि कितना नंबर था 13 के बाद आपका 14 नंबर प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथंड कप से संबंधित है। यूथंड कप से संबंधित कौन सा खेल है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा जो यूथंड कप है ना यानी कि यूथंड, एक बार ध्यान रखिएगा यह यूएनए के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 15 नंबर आपका, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। तो कंपनी के रूप में निगमित 1972 में हुआ था। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है एलआईसी की स्थापना, ध्यान रखिएगा 1956 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या है कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। किस व्यक्ति को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सवाई राजा जय सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 17 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे, यानी कि पहले भारतीय सदस्य जो बने थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, आसान प्रश्न है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 2020 के बजट में घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 19 नंबर, भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। तो चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य जो रखा है ना 2000 यानी कि 40 तक रखा है। ठीक है, और केवल आपसे अंतरिक्ष अगर पूछेगा तो इसका लक्ष्य जो रखा है यानी कि 2035 तक रखा है। ठीक है, 2000 कब तक रखा है, तो 35 तक रखा है।
चंद्रमा लगा देगा तो 2040 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लोगों को भेजने का लक्ष्य रखा गया है चंद्रमा पर, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए चंद्रयान 3 का यानी कि कब छोड़ा गया था और लैंडिंग कब किया था। डेट आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए आप लोग, यानी कि इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना तत्कालीन यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। बताइए, यानी कि रूस के सहयोग थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। ऑप्शन 1 यानी कि ए होगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार से संबंधित प्रश्न है 21 नंबर। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार पुलिस बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार से संबंधित है, ठीक है। यानी कि मधुबनी कला कहाँ से है, बिहार से है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 22 नंबर। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। और इसमें शामिल जो किया गया था ना, यानी कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, ठीक है। इसे गांधी जी काला कानून की संज्ञा दिया था, ठीक है। इस कानून को, इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर में लाइए, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एवं एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 होगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। दारोगा पीटी जो 1275 पदों के लिए जो पीटी का परीक्षा हुआ है 17 दिसंबर को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए आर्थिक भूगोल यानी कि आय की प्राप्ति, विपणन संबंधित भूगोल यानी कि व्यापार से तो होता है, ठीक है, संसाधन से भी होता है, पर्यटन संबंधी भूगोल यह भी क्या है, इसके क्षेत्र है। बाकी जनसांख्यिकी इसके क्षेत्र में नहीं आता है। सी हो जाएगा, यानी कि 3 आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, यानी कि 25 नंबर, कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए जो बुलेट ट्रेन लॉन्च किया था ना, वही देश बना है। बुलेट ट्रेन लॉन्च किसने किया था, जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जापान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 26 नंबर, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। संगराई किसका है, ध्यान रखिएगा, संगराई अगर आपसे पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। बिहार से अगर आपसे पूछे ना तो ध्यान रखिएगा, जाट जाटिन यानी कि जाट जटिन कहाँ का है, जटिन कहाँ का है, तो बिहार का है। विदेशिया आपसे पूछे तो बिहार का हो जाएगा। लौंडा पूछे, लौंडा कहाँ का है, तो बिहार का है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 27 नंबर, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है। कुल कितने द्वीप मतलब देश शामिल है, तो ध्यान रखिएगा 2। ऑप्शन 4 हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 28 नंबर, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मैसूर युद्ध, जैसे आप सभी जानते हैं कि 4 मैसूर युद्ध हुआ है, जिसमें से फर्स्ट मैसूर युद्ध, सेकेंड आपका मैसूर युद्ध हुआ है, थर्ड मैसूर युद्ध हुआ है और फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट मैसूर युद्ध जो हुआ है, ध्यान रखिएगा 1767 से लेकर के 69 तक यह युद्ध चला था। सेकेंड मैसूर युद्ध जो चला था 1782 से लेकर के 84 तक, और इसी बीच हैदर अली का मृत्यु होता है और टीपू सुल्तान शासक बनता है 1782 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो 1790 से लेकर के 92 तक चला था, और फोर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु होता है और यह युद्ध 1799 में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली का जीत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो संधि होता है प्रथम मैसूर युद्ध के लिए, मद्रास की संधि, और बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वारलस था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड जब मैसूर युद्ध हुआ तो इस समय जो मंगलौर की संधि हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा थर्ड मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, ठीक है ना। और यह श्रीनगर पट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है और भारत के गवर्नर जनरल जो थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि कार्नवालिस थे, ठीक है। और फोर्थ मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान का देहांत होता है, इसमें कोई भी संधि नहीं होता है और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ना होता तो इतना समय ना देते, हम आंसर बता करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, SNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ध्यान रखिएगा बड़ी अवस्था यानी कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था, प्रथम पर कौन है, तो अमेरिका है। दूसरा पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा चीन है। कौन है, चीन है। तीसरा पर आपका जापान है। कितना है, कौन है, जापान है। और ध्यान रखिएगा चौथा पर क्या है, तो चौथा पर आपका जर्मनी है, ठीक है। और पांचवा पर है वर्तमान में भारत, पांचवें स्थान पर है वर्तमान में भारत। लेकिन 2030 तक तीसरी पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। देखिए गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से कौन जुड़ा है, तो अम्बुबाची महोत्सव, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो स्तूप जो बनाए जाते थे ना, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 3 को, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में इस समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो स्वागत करने हेतु कराया गया था किसके, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, किंग जॉर्ज पंचम। ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब 33 नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए 48, 39 के ए और 43 ये सभी यानी कि अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व स्पेन के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। और इसके लिए अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा 36 से लेकर के 51, और भाग आपसे पूछा जाता है भाग 4, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी। पहली जनगणना में क्या आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1951 में आयोजित किया गया था। 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, देख लीजिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। भाग 4 पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए ए 168 से 212, ऑप्शन ए होगा आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 37 नंबर, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की। तो हर्षचरित की रचना संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 37 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है आप सभी को बताना है।
ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी अरविंदम बागची को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 39 नंबर, टीएच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ध्यान रखिएगा घटम से है, डी होगा आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। बाकी काबुल, श्योक, गिलगित ये किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह जो वर्णित किया गया है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 यानी कि सी, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य की यानी कि शब्द वर्णित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 42 नंबर, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ध्यान रखिएगा श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है? तो श्रीनगर को ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है, 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जो क्रम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और उसके बाद इल्तुतमिश की बेटा बना था, उसके बाद इसकी बेटी बनी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 45 नंबर, 45 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगर आपसे कंप्यूटर का पिता पूछा जाता तो चार्ल्स बेबेज का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? पहला किसने जीता था? तो केडी जादव यानी कि खसाबा जादव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? देखिए 1857 की क्रांति के बाद यह शहीद, ऑप्शन नंबर बी, 1858 में हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है? कुल जो जीता है ना 111 पदक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना आईटीडीपी किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 51 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या कारण होता है? तो समुद्र की सतह पर लवणता का जो कारण होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए 52 नंबर आपका, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन यानी कि प्रतिबिंब और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? देखिए परावर्तन के जो कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, परावर्तक यानी कि स्पेसकुलर परावर्तन, परावर्तन के 2 नियम है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो ध्यान रखिएगा डायबिटीज मेलिटस होता है जिसे मधुमेह कहा जाता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक। जिंक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगर डीप में प्रश्न पूछे। 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है। तो यह जो सत्यापित किया था 1828 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक वोलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए आपका 57 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। देखिए नॉर्मल यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑर्थोपोडा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। तो जी की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 यानी कि सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो स्यानु बंधन जो होता है ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, कंडरा होगा। कंडरा आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, याद रखिएगा कंडरा। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन गलत दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय हो जाएगा Au यानी कि सोना। और सर्वाधिक विद्युत का चालन कौन धातु करता है, Ag आप लोग ध्यान रखिएगा चांदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान की जो उचित परिभाषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थों की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, चलिए हम प्रश्न को छोटा करते हैं। ठीक है, मिलाइए आप लोग। 66 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है। तो शरीर के बाहर होने का कारण एक ही है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम ताप की आवश्यकता होती है। सी हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, कार्य हुआ है या ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें एक शर्त क्या है। तो उनमें जो एक शर्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो एप्सिक अम्ल करता है, ऑप्शन डी होगा 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखिए शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, तो mgh बटा कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, देखिए 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 43 में अगर आप 15 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 600 आपका, यानी कि 45 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में देखिए इसमें 100 से भाग कीजिएगा तो यह मीटर में बदल जाएगा 6.45 मीटर। ठीक है, लगा दीजिए, द्रव्यमान दिया है 50 केजी,
ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पर ऊंचाई की जी का मान लेना है 10 और ऊंचाई कितना आ गया है तो ध्यान रखिएगा 6.45 आ गया, ठीक है। और बट्टा टी कितना है 10 सेकेंड है, 10 से 10 कट जाएगा, जब इसमें गुणा कीजिएगा ना यानी कि 50 में 6.45 से तो आपका देखिए 322.5 वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा आप सभी को ज्ञात करना है। तो देखिए 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऊर्जा पूछा गया है तो ऊर्जा हो जाएगा यानी कि वाट 100 दिया है गुणे घंटा कितना दिया है 8 गुणे कई दिन 5 दिन अब बट्टा 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भाग कीजिएगा ना इसमें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना सॉरी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 71 नंबर। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर यू वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है। चाल में होने वाला परिवर्तन देखिए यू वेग से आती है और पुनः यू वेग से जहाँ है वहीं पहुँच जाती है, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान CO2, सी का क्या होगा 16 और ये 16 हो जाएगा सॉरी 12 हो जाएगा, ठीक है कार्बन का, और ऑक्सीजन का 1 का 8 दूग है तो 2 से गुणा कीजिएगा, 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 34 माइक्रो आ जाएगा। ऑप्शन ए होगा 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। प्रश्न 73 नंबर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश की प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए V बराबर क्या होता है W बटा Q, यहाँ से किया गया कार्य W निकालना है। देखिए V में Q से क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो V का मान है 10, Q का 5, 5 और 10 में गुणा कीजिएगा तो 50 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा 74 नंबर। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए 75 नंबर कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में जो बिहार पुलिस और BSSC के लिए जो GK GS जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के 75 प्रश्न को सॉल्व किए हैं फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है। आप सभी को कमेंट में बताना है कि 75 प्रश्न में आपका स्कोर कितना हो पा रहा है परसेंट, ठीक है। डेली क्लास आप सभी को दिया जा रहा है, आप सभी ईमानदारी पूर्वक डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। कमेंट में आप सभी को जरूर बताना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है तो जरूर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले जो बेल घंटी है दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस BSSC बिहार दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, ठीक है। और देखिए सेशन को बिन लाइक किए हुए मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।